बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट इन बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा आज का टॉपिक है लाइसोसोम्स। हमेशा की तरह दूसरी ऑर्गेनेलीज़ के अंदर जिस तरह हमने उनके नाम के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह हम लाइसोसोम की भी नेमिंग यानी नाम किस तरह इनको ये दिया गया उसको देखेंगे। तो दो लफ्ज़ हैं जो मिल के लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। उनमें पहला लफ्ज़ है लाइसो, जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना। जबकि दूसरा वर्ड सोमा से आया है, सोम्स, जिसका मतलब होता है बॉडी या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो लफ्ज़ी मतलब लाइसोसोम का क्या होगा? स्प्लिटिंग बॉडीज़, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी ऑर्गेनेलीज़ जिनका काम तोड़ना है, स्प्लिट करना है, किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करना है। इन ऑर्गेनेलीज़ को हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। तो इसी नेमिंग से, इन्हीं अल्फाज से हम फर्दर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, ऐसी ऑर्गेनेली जिसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली हो, और साथ ही साथ हैविंग डाइजेस्टिंग एबिलिटी, जिनके अंदर क्या है, ब्रेक डाउन करने की, स्प्लिट करने की, तोड़ने की सलाहियत हो। तो ये एक या सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल साइटोप्लाज्म में मौजूद डाइजेशन करने की एबिलिटी रखने वाली जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, इनको नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज लाइसोसोम्स। इनको हम लाइसोसोम का नाम देंगे। यानी ये बात तो क्लियर है कि इनमें सिंगल मेम्ब्रेन है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में मौजूद है, और फिर जैसा कि हमने नाम में भी देखा कि ये डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी रखते हैं, स्प्लिटिंग बॉडीज़ हैं, स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन करने वाले स्ट्रक्चर जो सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल हों और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हों, इनको हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। फर्दर डिस्कवरी और इसकी अक्रेंस के बारे में, किसने डिस्कवर किया और किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली का स्टेटस लाइसोसोम को दिया और एज ए ऑर्गेनेली इनको सेपरेट किया, वो थे डी ड्यूवे। क्रिश्चियन डी ड्यूवे नामी साइंटिस्ट ने 1949 में फर्स्ट टाइम इनको ऑर्गेनेली का स्टेटस दिया। पहले भी साइटोप्लाज्म के अंदर नज़र आते थे, लेकिन साइंटिस्ट यही समझते थे कि ये क्या है, वैक्यूल्स हैं, नॉर्मल वैक्यूल्स हैं। लेकिन डी ड्यूवे ने फर्स्ट टाइम इसकी कंपोजिशन, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये एक सेपरेटेड ऑर्गेनेली के तौर पे काम करती हैं। ये ऑर्गेनेली है जिसको फर्दर इसकी एक्टिविटी, इसकी फंक्शनिंग की बेस पे लाइसोसोम का नाम दिया गया। कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स। मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स कहा गया है, नॉट इन ऑल यूकैरियोट्स, यानी सभी यूकैरियोट्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स में। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद कि सभी यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ज़्यादातर यूकैरियोट्स में ये पाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ये नहीं पाए जाते। तो लाइसोसोम, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक यूकैरियोट में मौजूद हो, स्पेसिफिक यूकैरियोट्स हैं जिनके अंदर ये मौजूद होगी। और किन में नहीं है? जैसे प्लांट सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनमें, प्लांट्स में नहीं पाए जाते। इसी तरह मैच्योर आरबीसीज हैं, उनमें नहीं पाए जाते। फंजाई वगैरह में नहीं पाए जाते। तो ये सारे यूकैरियोट्स में नहीं मौजूद होंगे, बल्कि कुछ में ऐसे भी हैं कुछ जिनके अंदर मौजूद नहीं होते। जबकि हमने डेफिनेशन में कहा कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इनके गिद मेम्ब्रेन है, इनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये कंफर्म हुआ कि ये प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल भी नहीं मौजूद होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। साथ ही साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सेल्स जिन यूकैरियोट्स में ये मौजूद हैं, जिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये मौजूद होंगी, उनके बारे में कि वो सेल्स जिनके अंदर फैगोसाइटिक एक्टिविटी, स्प्लिटिंग एक्टिविटी, ब्रेकडाउन की एक्टिविटी जिनमें ज़्यादा होती है, उनमें इनकी तादाद, इनका नंबर भी ज़्यादा होता है। जब जैसे कि WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनमें स्प्लिटिंग एबिलिटी, ब्रेकडाउन या फैगोसाइटिक एबिलिटी, फैगोसाइटिक ड्यूटी उनकी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये लाइसोसोम्स उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि वो जिनमें कम हैं उनमें इनकी तादाद भी कम होगी। और ये भी कहा जाता है कि इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है,
बल्कि क्या है, शेप चेंज होती रहती है, इसलिए इनको प्लियोमॉर्फिक शेप या प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। फर्दर हम बढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में इसके नाम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की, जैसे कि ऑलरेडी हमने कहा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और किस तरह इनकी शेप है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे वेजिकल की तरह छोटी छोटी थैलियाँ हैं जिनके गिर्द क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। एंड these membrane bounded sacs are rich in acidic phosphatase as well as several other hydrolytic enzymes। बहुत सारे एंजाइम्स का ये कम्बिनेशन है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। कौन कौन से एंजाइम, इनमें एसिडिक फास्फेटेज यानी एसिडिक मीडियम में ये फास्फेट को तोड़ने वाले एंजाइम एसिडिक फास्फेट वो इसमें मौजूद होंगे, फास्फेटेज, एसिडिक फास्फेटेज, और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करते हों उनको कहा जाता है, दे आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स तो है लाइसोसोम, लेकिन साथ ही साथ क्या है, इन मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। उन्हीं एंजाइम में कुछ स्पेसिफाई किए कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, कुछ एसिडिक फास्फेटेज नामी एंजाइम्स हैं। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये जो लाइसोसोम्स हैं ये एंजाइम्स का कम्बिनेशन है। सेवरल, मैनी, मल्टीपल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इनके अंदर मौजूद होते हैं और ये हर एक एंजाइम क्या है, अपनी अपनी स्प्लिटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 40 डिफरेंट एंजाइम्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। 40 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। और यही वजह है कि लाइसोसोम को हम ये नाम देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज एंजाइम बैटरीज या बैटरीज ऑफ एंजाइम्स। इसलिए इनको बैटरीज ऑफ एंजाइम्स भी कहा जाता है, यानी एंजाइम की बैटरी, जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी ऑर्गेनेली जिनमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स हों, बेतहाशा तादाद में मुख्तलिफ इक़साम में एंजाइम मौजूद हों, उनको हम बैटरीज ऑफ एंजाइम्स, और वो कौन है, दे आर लाइसोसोम। और एक अंदाजे के मुताबिक 40 डिफरेंट एंजाइम इनके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन। लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम की तरफ आएंगे। डायग्राम में कैसे लाइसोसोम बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको हम समझेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स, और वो एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो, चाहे वो एसिडिक फास्फेटेज नामी एंजाइम हो, उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन इन राइबोसोम्स जो कि RER का हिस्सा होते हैं वहाँ पे होती है। तो एंजाइम यहाँ RER पर बनेंगे, यहाँ से ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे गोल्जी अपरेटस की तरफ। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, इनको प्रोसेस भी करेगा, इनको पैक करके गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में क्या है फर्दर ट्रांसफ़र करेगा। ये जो प्रोसेस्ड एंजाइम्स गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में यहाँ से बर्ड ऑफ होंगे, यहाँ से निकलेंगे, उन गोल्जी वेजिकल्स को एक्चुअली नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। इनको नाम दिया जाता है प्राइमरी लाइसोसोम, यानी वो एंजाइम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए गोल्जी अपरेटस की तरफ, और गोल्जी ने जिनको प्रोसेस करके पैक किया, वो वैक्यूल की फॉर्म में, वो बड की फॉर्म में जब रिमूव हुए यहाँ से गोल्जी अपरेटस से, तो इनको एक्चुअली इनमें एंजाइम्स थे, बट मैनी एंजाइम, और ये एंजाइम का जो पैकेज था, ये जो वैक्यूल था, इसको नाम दिया गया प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरी टर्म है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनका काम स्प्लिटिंग है, ब्रेक डाउन है। अब जो भी चीज़ इनके हवाले की जाएगी, जो भी चीज़, जिस चीज़ से ये कांटेक्ट में आएंगे उसको ये तोड़ेंगे। बहरहाल फूड पार्टिकल हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, कोई भी इंटरनल कंपोनेंट हो, पार्टिकल हो, ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड पार्टिकल के साथ या फिर इंटरनल कंपोनेंट के साथ, जिस मर्जी के साथ जब ये फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूजन की फॉर्म में ये प्राइमरी लाइसोसोम नहीं रहेंगे, बल्कि ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सिंपल बर्डेड ऑफ, गोल्जी अपरेटस से बर्ड ऑफ होने वाले जो गोल्जी वेजिकल्स थे, उनको नाम दिया जाता है प्राइमरी लाइसोसोम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स हैं। जबकि प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब फूड वैक्यूल, चाहे वो बाहर से आ रही है कोई भी चीज़ उसमें, चाहे वो इंटरनल कोई भी सेल का कंपोनेंट है, फूड वैक्यूल या इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट जब इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होंगे, तो उस फॉर्म में हम इनको नाम देंगे, दे आर नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम।
तो फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम्स आते हैं, गोल्गी अपरेटस उनको प्रोसेस करता है और ये प्रोसेस्ड मटेरियल, पैक्ड मटेरियल जिसमें एंजाइम मौजूद हैं, इसको प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फर्दर फूड पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ या इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ जब फ्यूज़ होते हैं तो तब इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसी चीज़ को फॉर्मेशन में डिस्कस किया गया है। एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स को सिंथेसाइज किया जाता है, जबकि प्रोसेस कहाँ किए जा रहे हैं, एंड प्रोसेस्ड इन गोल्गी अपरेटस। फॉर्मेशन RER में हुई, प्रोसेसिंग गोल्गी अपरेटस में हुई। फर्दर प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बर्डेड ऑफ एज गोल्गी वेसिकल। वो जो एंजाइम जिनकी प्रोसेसिंग गोल्गी अपरेटस में हुई थी वो गोल्गी वेसिकल की फॉर्म में वहाँ से वेसिकल की फॉर्म में रिमूव होंगे, और इस वेसिकल को, ये जो गोल्गी वेसिकल प्रोसेस होके गोल्गी अपरेटस से रिमूव होंगे, इनको नाम दी जाता है, दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम, डिफाइन प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, कंपेयर प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। नेक्स्ट, सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम when attached with food vacuole or any other foreign object। वो जो प्राइमरी लाइसोसोम थे वो, सॉरी यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए था, प्राइमरी लाइसोसोम when attached with food vacuole or foreign object is known as secondary lysosome। यानी प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है, फ्यूज होता है, इनगल्फ करता है किसी भी सब्सटेंस को प्राइमरी लाइसोसोम, तो प्राइमरी लाइसोसोम जब ये फूड वैक्यूल वगैरह या किसी भी ऑब्जेक्ट को इनगल्फ करके अपना हिस्सा बनाएगा तो इनका कॉम्बिनेशन सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है। सो प्राइमरी लाइसोसोम अटैच्ड विद फूड वैक्यूल और फॉरेन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शंस का। फंक्शन में पहला फंक्शन है फैगोसाइटोसिस या फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर होने वाली जो डाइजेशन, तोड़फोड़ या स्प्लिटिंग होती है उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, जबकि फैगोसाइटोसिस हम ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि समटाइम इस तरह होता है कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटीरियल्स को इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल वैक्यूल की फॉर्म में लेके जाती है। तो ये वैक्यूल की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन का बाहर से अंदर मटीरियल्स को लेके आना, ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस की दो किस्में हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। अगर अंदर आने वाला वैक्यूल की फॉर्म में जो मटेरियल वो लिक्विड होगा तो पिनोसाइटोसिस, और अगर वो सॉलिड होगा तो फैगोसाइटोसिस। तो उस फैगोसाइटोसिस यानी वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर आने वाला जो मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल है, वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए आ रहा होता है। उसी फैगोसाइटोसिस को हम यहाँ फंक्शनिंग में डिस्कस करेंगे, और इसी को फर्दर उसको क्या किया जाता है, उसकी स्प्लिटिंग की जाती है, या उसके साथ जो भी हाल होगा उसको जो भी उसके साथ किया जाएगा वो एक्चुअली इंट्रासेलुलर डाइजेशन के केस में होगा। तो होता क्या है, अगर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात कर रहे हो तो उस सूरत में हम बात करते हैं कि जी फूड वैक्यूल है, फूड जो बाहर से सेल के अंदर आ रही है। और ज़रूरी नहीं कि फूड हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई प्रोटिस्टा से रिलेटेड कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। फूड मटेरियल हो या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो, जब भी सेल के अंदर आएगा वैक्यूल की फॉर्म में आएगा, फैगोसाइटोसिस की फॉर्म में आएगा। ये फैगोसाइटोज मटेरियल, फर्ज करें ये फूड वैक्यूल है, जब सेल के अंदर आया तो हम इसको नाम देंगे ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल जब आएगा तो प्राइमरी लाइसोसोम इसको क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे। जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल को इनगल्फ करेंगे तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम में एक्चुअली क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ वो फूड भी मौजूद है जो वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर आई थी। लाइसोसोम क्या करेंगे, उस फूड को स्प्लिट करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और उसको क्या है, यूजेबल पार्ट्स, जिसको डाइजेस्टेबल पार्ट्स कहा गया है, काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। अब ये काबिल इस्तेमाल चीज़ें सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो जज़ब हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और बाकी जो वेस्ट है उसको सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये तो था कि जी फूड मटेरियल की डाइजेशन हुई, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुई या फैगोसाइटोसिस के नतीजे में आने वाले मटेरियल की डाइजेशन हुई। इसी को हमने यहाँ पे देखा फैगोसाइटोसिस या फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन की फॉर्म है। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट
चाहे वो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फूड मटेरियल, विच गेन एंट्री, जो सेल के अंदर आता है, एंड एनगल्फ्ड बाय लाइसोसोम। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फूड मटेरियल है या कोई भी दूसरी चीज जो सेल के अंदर आएगा, लाइसोसोम उसको क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे एंड ब्रोकन डाउन इनटू डाइजेस्टेबल पार्ट। लाइसोसोम ना सिर्फ उसको क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे, बल्कि उसको तोड़ेंगे भी सही डाइजेस्टेबल पार्ट्स के अंदर। डाइजेस्टेबल पार्ट से मुराद वो हिस्से, वो छोटे छोटे पीस जिनको सेल इस्तेमाल कर सकता है। तो डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के तब्दील किया जाएगा उस फॉरेन ऑब्जेक्ट या फूड को। इसको हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस, इसी को हम नाम देते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मेन जो फंक्शन है लाइसोसोम्स का उनमें से एक। दूसरा फंक्शन है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो सेल है, अगर उसके पास कोई चीज़ पुरानी हो गई है तो सेल उससे अपने आप को जो है वो उससे जान छुड़ाएगा। सेल के पास कोई भी चीज़ ख़राब है, सेल उसको भी अपने पास नहीं रखेगा। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या फिर साथ ही साथ ख़राब चीज़ों को ख़त्म करके उसके कंटेंट को रीयूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, उन पुरानी या ख़राब चीज़ों को तोड़ा जाता है। और तोड़ने के लिए भी सेल क्या करता है, अपने ही अंदर मौजूद लाइसोसोम्स को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, सेल के अपने ही हिस्से हैं जो पुराने हो चुके हैं, सेल उन्हीं को तोड़ के उन्हीं के अंदर जो कंटेंट है उनको दोबारा इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाने में जो है उनको यूज़ करेंगे। तो सेल क्योंकि यहाँ पे अपने ही हिस्से जो है उनको तोड़ रहा है लाइसोसोम को इस्तेमाल करके, इस वजह से हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑटोफेगी। इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, अपने ही हिस्सों को खाना। वो लाइसोसोम जो इन अपने ही सेल के अपने ही हिस्सों को खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको ऑटोफेगोसोम का नाम दिया जाता है। और इसकी बहुत ही सादा सी मिसाल हमारे सिलेबस में भी मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जब पुराने हो जाते हैं तो सेल क्या करता है, उनको तोड़ता है अपने लाइसोसोम्स को यूज़ करके, जिनको हम ऑटोफेगोसोम्स कह रहे हैं। और वो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेंट्स को रीयूज़ करके रिसाइकल करके नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, और वो नए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, सेल को दोबारा से एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है स्टारवेशन। ऑटोफेगी का जो प्रोसेस है वो स्टारवेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। स्टारवेशन कहा जाता है फाका को, बहुत देर तक भूखे रहना, ये फाका या स्टारवेशन कहलाता है। एनर्जी नीड्स अगर बाहर से खुराक के ज़रिए पूरी ना हो रही हो तो सेल ने अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं से एनर्जी को अरेंज करना होता है। और वो इस एनर्जी के अरेंजमेंट कैसे करेगा, अपने इंटरनल पार्ट्स को डाइजेस्ट करके। और इंटरनल पार्ट को डाइजेस्ट करने के लिए भी सेल क्या करता है, अपने लाइसोसोम्स को यूज़ करता है। लाइसोसोम इस सूरत में भी ऑटोफेगोसोम्स कहलाएंगे क्योंकि वो अपने ही हिस्सों को खाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस केस में क्या है, सेल जो है वो एडिशनल या जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी, हासिल होगी, उसको अपनी डिमांड पूरी करने के लिए यूज़ करेगा। तो गोल्गी अपरेटस से आने वाले प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेंगे, वो इंटरनल पार्ट्स के साथ मिक्स होंगे, इंटरनल पार्ट्स को इनगल्फ करके उनको क्या करेंगे, उनकी स्प्लिटिंग करेंगे, उनको रिसाइकल करके नए सब्सटेंसेस, नए कंपोनेंट बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। इस तरह भी होता है कि लाइसोसोम जो बने गोल्गी अपरेटस से, वो सेल के अंदर इस्तेमाल ना हो, सेल से बाहर भेज दिए जाए और बाहर उनकी डाइजेशन हो। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने सेकंड फंक्शन की तरफ, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी को हम डिफाइन करते हैं, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस इज नोन एज ऑटोफेगी। सेल का वो अमल जिसमें सेल अपने ही हिस्सों को खाता है, इसको हम ऑटोफेगी का नाम देते हैं। बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, लाइसोसोम विच परफॉर्म दिस एक्टिविटी। वो लाइसोसोम जो ये एक्टिविटी यानी ऑटोफेगी को परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज ऑटोफेगोसोम्स। वो लाइसोसोम जो ऑटोफेगी परफॉर्म करते हैं, उन लाइसोसोम्स को नाम दिए जाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोफेगोसोम्स। ये ऑटोफेगोसोम्स या ऑटोफेगी में होता क्या है, ओल्ड या वर्न आउट, पुराने या फिर खराब, जो काम नहीं कर रहे, ओल्ड एंड वर्न आउट पार्ट्स रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। पुराने या ख़राब हिस्सों को क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के ज़रिए रिमूव किया जाता है या उनको तोड़ा जाता है। एंड इन दिस वे सेल रिसाइकल एंड रिन्यूड इट्स पार्ट्स। और इस तरीके से वो जो पुराने और ख़राब हिस्से हैं, सेल उनको क्या है, तोड़ के उनसे नए हिस्से, नए कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें मिसाल दी गई है माइटोकॉन्ड्रिया की।
पुराने माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ा जाता है लाइसोसोम्स यूज़ करके, और फिर उन्हीं कंटेंट्स को यूज़ करके नए माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन की जाती है। इससे सेल की जो एक्टिविटी है वो बेहतर से बेहतर रहती है। इट आल्सो अकर्स इन स्टार्वेशन, यानी ऑटोफेगी का जो प्रोसेस है वो स्टार्वेशन के दौरान भी होता है, फाका की सूरत में भी होता है। जब एक्सटर्नली सेल को कोई एनर्जी का सोर्स नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रही, तो सेल एनर्जी हासिल करने के लिए अपने ही इंटरनल पार्ट्स को ब्रेक करेगा, सप्लिट करेगा लाइसोसोम्स को यूज़ करके, और एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा। तो स्टार्वेशन में भी ये हो रहा होता है, और साथ ही साथ क्या है, नॉर्मली भी ये प्रोसेस हो रहा होता है जब कभी ओल्ड या वर्न आउट पार्ट्स को रिमूव करना होता है, रिसाइकल करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन का पॉइंट है वो है डीजनरेशन। डीजनरेशन वैसे तो किसी भी चीज़ का तोड़ना है, टूटना है, टूट फूट का हमारा डीजनरेशन कहलाता है। लेकिन जो डीजनरेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसका ताल्लुक लाइसोसोम से है, ये पॉजिटिव डीजनरेशन है। और ये कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। लाइसोसोम्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट। डीजनरेशन के इस पार्ट में अगर हम लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि लाइसोसोम जो है अपने डीजनरेटिव प्रोसेस के ज़रिए डेवलपमेंट के प्रोसेस में फ़र्दर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखते हैं। किस तरह, पहले तो हमें समझना होगा कि जी डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट किसी भी जानदार का अर्ली स्टेज, यानी उसके शुरुआती अमल से कंप्लीट फार्मेशन, सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फार्मेशन के दौरान होने वाली जो चेंजेस हैं उनको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। जैसे अगर हम चूजे की बात करें तो एक छोटे से एग, स्मॉलर एग, जाइगोट से उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और वो कंप्लीट चिक में चेंज हो जाता है। तो ये जाइगोट से कंप्लीट चिक में जो चेंज थी इसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट कहलाती है। इसी तरह एग और स्पर्म मिल के जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट डेवलपमेंटल चेंजेस से गुजरते हुए, स्पेसिफिक चेंजेस से गुजरते हुए, सक्सेसिव चेंजेस से गुजरते हुए कंप्लीट ह्यूमन बेबी की फॉर्मेशन करता है। तो ये वो सक्सेसिव चेंजेस हैं जिनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल टू कम्प्लेक्स और कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन अटेन करता है, इसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट का। डीजनरेशन के प्रोसेस में लाइसोसोम इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरह है, इसकी मिसाल इस तरह है। पहली बात ये कि फ्रॉग की एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। फ्रॉग में जब वो मैच्योर होने लगता है, एडल्ट फ्रॉग से एक स्टेज पीछे अगर हम चले जाएं उसकी लार्वल स्टेज पर, तो फ्रॉग जब लार्वल स्टेज पर होता है तो उसकी टेल होती है, लेकिन जब वो मैच्योर होता है, एडल्ट स्टेज पर आता है, तो उसकी टेल गायब हो चुकी होती है। ये क्या होता है, ये डीजनरेटिव प्रोसेस होता है। इस डीजनरेटिव प्रोसेस में क्या हुआ, लाइसोसोम यूज़ हुए और उन्होंने क्या किया, उस टेल को ख़त्म कर दिया। इसी तरह ह्यूमन बेबी नॉर्मली इस तरह होता है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में फिंगर्स के दरमियान मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं जिनकी वजह से मूवमेंट नहीं होती, फिंगर्स सेपरेटली मूव नहीं कर सकती। लेकिन जब डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसी दौरान क्या है, जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको लाइसोसोम्स के ज़रिए डीजनरेट किया जाता है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में पॉजिटिव चेंजेस के लिए डीजनरेशन का प्रोसेस डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट हमारा फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ज़रूरी नहीं कि तोड़ फोड़ का अमल सेल के अंदर ही लाइसोसोम परफॉर्म कर रहे हो, बस बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि कोई चीज़ जो सेल के अंदर आनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, सेल उसको एज होल इनगल्फ नहीं कर सकता, उसको अंदर नहीं ला सकता, उसको पहले क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और तोड़ने के लिए क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद एंजाइम इनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, ये अप्लाई किए जाते हैं उस सब्सटेंस के ऊपर, उस सब्सटेंस को तोड़ा जाता है, छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो छोटे हिस्से क्या है, जब इस काबिल हो जाते हैं कि सेल के अंदर आ सकें, तो फिर उनकी ट्रांसपोर्ट करवा के सेल के अंदर उनको लाया जाता है। ये जो डाइजेशन या सप्लिटिंग का प्रोसेस सेल से बाहर हो रहा था, इसको नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो चारों फंक्शंस में हमने हर जगह ही सप्लिटिंग की बात की, ब्रेकडाउन की बात की। यहाँ पे भी डाइजेशन हो रही थी, ब्रेकडाउन थी। ऑटोफेगी में भी हमने देखा कि ब्रेकडाउन हो रही है, सप्लिटिंग हो रही है इंटरनल पार्ट्स की, सेल के अपने हिस्सों की। डीजनरेशन में भी सप्लिटिंग हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी सप्लिटिंग हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। हम लाइसोसोम्स को इनको ये नाम देते ही इसी वजह से हैं लाइसो, क्योंकि ये सप्लिट करने में माहिर है, ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी रखते हैं,
इनका काम ही यही है कि ये तोड़ फोड़ करें। लास्ट हमारा आखिरी हिस्सा इस टॉपिक से रिलेटेड वो है स्टोरेज डिजीज़। स्टोरेज डिजीज़ अलग से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज़ जो किसी भी सब्सटेंस की स्टोरेज की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से, अकट की वजह से हो, उनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज स्टोरेज डिजीज़ ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो सब्सटेंसेस किसी भी किस्म के सब्सटेंस की स्टोरेज की वजह से हो, उनको हम नाम देते हैं स्टोरेज डिजीज़। एक अंदाजे के मुताबिक 20 मुख्तलिफ इकसाम की स्टोरेज डिजीज़ जो है वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, और ये सारी की सारी या इनमें से मैक्सिमम क्या हैं, दे आर कंजेनिटल, यानी पैदाइशी हैं। और पैदाइशी क्यों हैं, या फिर जनरल अगर हम इन स्टोरेज डिजीज़ की वजह, रीज़न देखना चाहें तो वो क्या है, दैट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ तो वैसे मुख्तलिफ होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन ये जो चेंजेस जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्टोरेज डिजीज से है, दीज आर नेगेटिव चेंजेस। तो नेगेटिव चेंजेस जो डीएनए के स्ट्रक्चर में होती हैं, उनको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, दे आर म्यूटेशंस। और ये नेगेटिव चेंजेस के फॉर्म में होने वाली जो म्यूटेशंस हैं, ये क्या करती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज डिजीज। अब किस तरह, नॉर्मली ऐसा होता है कि डीएनए जो है इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। डीएनए की इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स की तरफ जाती है, राइबोसोम्स उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर इंफॉर्मेशन सही होगी, डीएनए खुद सही होगा तो इंफॉर्मेशन भी सही होगी, राइबोसोम की तरफ इंफॉर्मेशन सही जाएगी, प्रोटीन भी सही बनेगी। और अगर डीएनए ख़राब है, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाती है, इससे आने वाले मैसेज अगर ख़राब होता है, वो राइबोसोम्स की तरफ सही नहीं पहुंचता, तो राइबोसोम बनाने वाले जो प्रोटीन इसने बनाने हैं वो सही नहीं बनेंगे। और प्रोटीन एंजाइम्स क्या है, वो प्रोटीन ही तो है जिनकी फॉर्मेशन राइबोसोम्स पर होती है। तो क्या होगा, राइबोसोम के पास अगर मैसेज सही नहीं पहुंचता, तो म्यूटेशन की वजह से मैसेज सही नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, प्रोटीन सही नहीं बनेंगे। और वो प्रोटीन अगर एंजाइम है जो कि सही नहीं बने स्ट्रक्चर के एतबार से, तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो अपना काम सही नहीं कर सकेंगे। अब कोई ना कोई एंजाइम जो ख़राब है वो डेफिनेटली स्प्लिटिंग या फिर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, और जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो रिजल्टेंट सब्सटेंस जिसको उसने ब्रेक करना था, तोड़ना था, वो टूटेगा नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह बनेगा। उस एबनॉर्मेलिटी को हम नाम देते हैं स्टोरेज डिजीज़। तो स्टोरेज डिजीज़ मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें से दो का जिक्र हमारे सिलेबस में किया गया है। नंबर 1 ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, नंबर 2 टे-सेक्स डिजीज़। सबसे पहले ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 1, 2, 3, और ये नाम इनको इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड दिए गए। जो पहले डिस्कवर हुई ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 1, जो दूसरे नंबर पे वो 2, और जो तीसरे नंबर पे वो 3। 2 वाली जो थी ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2, उसका ताल्लुक क्योंकि लाइजोसोमल एक्टिविटी के साथ था, लाइजोसोमल एंजाइम्स के साथ था, इसीलिए इसको यहाँ पे हमारे सिलेबस में डिस्कस किया गया। इसमें होता क्या है, वो एंजाइम जिन्होंने लीवर और मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन को स्प्लिट करके ग्लूकोज में चेंज करना था, वो यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल होते हैं, वो अपनी स्प्लिटिंग एक्टिविटी नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाते। नतीजा क्या निकलता है, लीवर और मसल सेल्स के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है, लीवर मसल सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाते, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था पोम्पी। यही वजह है कि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 को पोम्पीज डिजीज भी कहा जाता है। दूसरी बीमारी है टे-सेक्स डिजीज। ये दो जापानीज साइंटिस्ट थी, टे और सेक्स। ये टे और सेक्स नामी साइंटिस्ट ने जो डिजीज दी थी, ये है तो इसका ताल्लुक तो स्टोरेज डिजीज से है, लेकिन इसमें स्टोरेज किस चीज़ की हो रही है उसको हम देखते हैं। इस बीमारी में लिपिड स्टोर होते हैं, और लिपिड जिनको ब्रेक होना था, जिनको टूटना था, वो नॉर्मली नहीं टूट पाते। और ये स्टोरेज किस जगह पे होती है, ये स्पेशली ब्रेन सेल्स के अंदर होती है। लिपिड सब्सटेंसेस ब्रेन सेल में टूटने थे, नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं हुई, नतीजा क्या होगा,
वो ऐसा ऐसा स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। उनकी एक्यूमुलेशन, उनकी स्टोरेज की वजह से क्या होगा, जो ब्रेन सेल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। उनकी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ना होने की वजह से क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो भी एबनॉर्मल होगा। इनिशियल स्टेजेस पे अगर ये कंडीशन हो तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होता, और अगर सर्वाइवल हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन की वजह से इंडिविजुअल एबनॉर्मल होता है। तो इस केस में क्या है, लिपिड्स, इस टे-सेक्स डिजीज के केस में क्या है, लिपिड्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ब्रेन सेल्स के अंदर हो रहे हैं, और उनका असर जो है वो ब्रेन के ऊपर हो रहा है। और इस केस में क्या है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो रही है लीवर और साथ ही साथ मसल सेल्स में स्टोर हो रही है, और उनको नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करने दे रही। तो ये थी हमारी स्टोरेज डिजीज़। इसी स्टोरेज डिजीज़ पर हम अपना ये टॉपिक भी एंड करेंगे। हमने आज के टॉपिक में लाइजोसोम्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया, डिस्कवरी और इसकी अक्रेंस की बात की, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, फंक्शंस, और फिर हमने इस टॉपिक को स्टोरेज डिजीज़ पर एंड किया। इसमें बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अहम मेन चीज़ एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ये पूरे का पूरा टॉपिक सबसे ज़्यादा आने के चांसेस इसके एज ए लॉन्ग होते हैं, इसीलिए आसान है, इसको तैयार करें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। और मोस्ट ऑफ केसेस में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने के आइंदा भी चांसेस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर आप इसको रेडी करना चाहें तो इन्हीं सब हेडिंग्स के साथ, इसी डाटा के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स की फॉर्म में ये अवेलेबल है यहाँ वाइट बोर्ड के ऊपर, और आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से भी इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ मैंने ऑलरेडी बताए हैं, उनको दोबारा से मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ हमने देखा प्राइमरी लाइजोसोम है, फिर हमने सेकेंडरी लाइजोसोम की बात की। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी लाइजोसोम का कंपैरिजन डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आर्टोफेगोसोम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। स्टोरेज डिजीज़ एज ए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें हैं। MCQs किसी भी हवाले से पूछा जा सकता है, जबकि एज होल पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही लाइजोसोम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ दोबारा नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।